मैं बहस में शामिल कर लेती हूँ सिद्धार्थ वरदराजन। ये बताइए, आपने अभी दोनों मेहमानों को सुना, बिहार की राजनीति या हमारे देश की राजनीति बड़ी पेचीदा है। पब्लिकली क्या बयान दिए जाते हैं और प्राइवेटली उसका क्या असर होता है वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं ये देख रही हूँ कि किस तरीके से जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन का एक हमने मीम, एक कार्टून लगाया था वायर पर भी, कि कैसे जो वो वॉशिंग मशीन है धुल के सब वहाँ साफ शफाफ होके निकल आते हैं। अब इसमें ये 3 लोगों के खासकर नाम, आप भी उसमें चाहें तो नाम जोड़ सकते हैं। नारायण राणे का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा का जिक्र करना चाहती हूँ, शुभेंदु अधिकारी की ये बात है। ये पूरा जो पॉलिटिकल कल्चर एक तैयार किया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को, ऐसा नहीं है कि पहले उनका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन जिस हद तक वो नतमस्तक हैं, आपका तजुर्बा क्या बताता है? क्या इतिहास में हमने पहले कभी ऐसा कोई दौर देखा है जहां जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े इम्तिहान पास करके बनते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन की एक प्राइवेट स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं? हकीकत यह है आरफा जी कि एक अकेला सब पे भारी। नरेंद्र मोदी की सियासी काबिलियत पे कमेंट नहीं है। एक अकेला सब पे भारी इसीलिए है क्योंकि उनके हाथों में अलग अलग किस्म के जो एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है उनके हाथों में, उसका दुरुपयोग करके, और जो जांच एजेंसीज़ हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करके तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, तमिलनाडु में इंतखाब चुनाव के टाइम में डीएमके के नेताओं के ख़िलाफ़ जो है वो ऑल ऑफ अ सडन इंक्वायरी खुल जाती हैं। केरल में केसेस चल रहे हैं। तेलंगाना में अब केसीआर चंद्रशेखर राव की जो बेटी हैं उनके ख़िलाफ़ जो है लिकर स्कैम में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश, जहाँ पे जगन रेड्डी सीएम है, हालांकि वो उनका एंटी बीजेपी स्टांस नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी जो है जिस तरह से कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं विवेकानंद मर्डर केस में, वहाँ पे भी सवाल सीबीआई के हवाले से उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़। कर्नाटका में जो कांग्रेस के नेता हैं, उड़ीसा में कुछ जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता अलग अलग सूबों में, बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, अब मनीष सिसोदिया का जो मिसाल है, तो इतने सारे केसेस अब हो गए हैं। और आप देखिए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वालों के तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, शायद ही कोई ऐसा केस मिलेगा आपको जहाँ पे बीजेपी के किसी एमपी या एमएलए को निशाना बनाया गया है। यूं तक कि आप कर्नाटका का रीसेंट केस ले लीजिए, उसी का जिक्र करें, बिल्कुल, उसमें अदालत की बात देखिए कि उन्होंने मीडिया के कवरेज बिल्कुल पर रोक लगा दी। बिल्कुल, मतलब आप देखिए कि जो प्रशासन है वहाँ का, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, बीजेपी मतलब बीजेपी एक्ट कर रही है पूरी तरह से उसके बचाव में, ताकि जो है सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बदल दिया, आपने फिर जो है जाके उस याचिका को सपोर्ट किया जहाँ पे अब एक तरह से मीडिया पे पाबंदी लग गई कि आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते। जब शायद पार्थो चैटर्जी उसका नाम था, कलकत्ता में जिनके मकान से ढेर सारे जो हैं वो नकद निकल आया, वो फुटेज जो है कंटिन्यूसली दिखाया गया चैनल्स पे हफ्तों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो मीडिया पे फौरी तौर पे गैग लग गया है। तो जो पूछताछ होनी चाहिए, ईडी जो है जितनी तेज़ी से, जैसे सिसोदिया का मामला है, पहले तो सीबीआई के चलते गिरफ्तार हुए, अब जब बेल मिलने की संभावना है तो ईडी ने अपना जो है वो केस जमा कर दिया है। कर्नाटका वाले बीजेपी एमएलए के केस में जहाँ पे कैश रिकवर हो, ये तो ईडी का केस तो बनता ही है, लेकिन ईडी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो पॉलिटिकल पार्टी जब, रूलिंग पार्टी जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का इस तरह से इस्तेमाल, आपका सवाल ये था कि भाई क्या पहले हुआ है? मैं समझता हूँ कि पहले हुआ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बल्कि एक मिसाल भी आपको दे सकता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब के कार्यकाल में जब न्यूक्लियर डील का सवाल पार्लियामेंट में उठा और एक वोट होने वाला था कि भाई आगे देश आगे बढ़े, मतलब गवर्नमेंट आगे बढ़े कि पीछे हटे इस मसौदे से, तो समाजवादी पार्टी के रुख पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उसी वक्त पे जो है कुछ फाइल्स मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ जो है सीबीआई ने खोल दी, पूछताछ के लिए बुलाई गई। तो वो एक दबाव तो बनता है, लेकिन वो इक्का दुक्का मामले होते हैं, और मायावती के खिलाफ भी जो है ये इस्तेमाल किया गया, लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से इतने बड़े पैमाने पे हर कोई जो अपोजिशन लीडर है उनके खिलाफ आप जो है केसेस खोल रहे हैं, फाइल्स खोल रहे हैं, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, इस लेवल पे हमने शायद ही कभी हिंदुस्तान में देखा होगा। मतलब ये एक, मतलब मोदी साहब हदें पार कर चुके हैं, और यही वजह है कि वो इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि भाई ऑपोजिशन वाले आप जितना भी अपना यूनिटी बना लो, लेकिन आखिरकार चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, हम आपको इन चीज़ों में बिजी रखेंगे।
मैं नलिन जी और चंदन जी से किस तरफ आऊंगी और उनसे पूछूंगी कि जनता का मिजाज वो किस तरह से देख रहे हैं, कि जनता इसे कैसे देखे, क्योंकि आखिरकार दरबार में तो जनता के ही जाना है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ आपसे ये सवाल कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड वाली केस की तलवार लटकी हुई है, ये भी बताया जा रहा है कि ये भी असंभव नहीं है कि चुनाव से पहले पूरे तरीके से पोलराइज करने के लिए हो सकता है राहुल गांधी या सोनिया गांधी को भी जेल भेजने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आप ये देखिए कि टीवी की भाषा में ऐसा लगता है टीवी की तरह ही जीती है ये पॉलिटिकल पार्टी। एक बड़ा रोल है इस पार्टी को बनाने के लिए जो टीवी मीडिया ने बनाया है कि देखिए जनवरी 2024 में राम मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आप कितना भी कह लें कि कोर्ट के फैसले से हुआ है, जनता ये समझती है नरेंद्र मोदी ने इसी को बनवाया है राम मंदिर। इसके अलावा बड़ी ऑपोजिशन पार्टियों के नेता अभी बैठे हुए हैं सब जेल में या जेल जाने के डर में। अब हम जनवरी तक पता नहीं क्या हालत होगी। इसके अलावा जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, जैसे राहुल गांधी के ऊपर बाकायदा पूरी संसदीय जो राजनीति है उसकी मर्यादा को ताक पर रखकर उपराष्ट्रपति तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी के निजी जीवन पर टारगेट किया जा रहा है कि देखिए वो नामर्द हैं, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं। इस सबको ये बताइए कि जो संसदीय राजनीति है उसके मद्देनजर क्या 2024 में आपको लगता है एक आम चुनाव आम ढंग से हो पाएंगे? यहाँ एक 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 कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है चुनाव पहले करा लिए जाएं। देखिए, ये सब एक सच को दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में पॉलिटिक्स का रोल, मतलब एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसे सियासत, जैसे पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसका कोई रोल नहीं होगा। गाली गलौच, झूठे या अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ाम, या एक नेता के बयान को, जैसे राहुल गांधी की आलोचना की जा रही कि आपने ब्रिटानिया में जाके भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में आपने टिप्पणी की, आपने नेगेटिव टिप्पणी की, जिससे अब राजनाथ सिंह जी ने देश को बदनाम किया। जैसे राजनाथ सिंह कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि भाई इससे जो है वो देश के इंस्टीट्यूशंस को नुकसान पहुंचाए। लेकिन 2015 में जब शंघाई गए नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने बयान नहीं दिया कि भाई 2014 से पहले जो भारतीय थे वो दे वर अशेम्ड ऑफ बीइंग इंडियंस, और मेरी सरकार बनने के बाद अब जो है उनको फख्र हो रहा है, और सपेरों का और जादूगरों का देश माना और जाता ये आपने जाके कहाँ पे बोला? चाइना में जाके बोला। तो वो आप देश को बदनाम नहीं कर रहे थे। तो ये मतलब मुझे लगता है कि फजूल की बातें हैं और पूरी तरह से ऑपोजिशन को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इलेक्शन के टाइम में जिस तरह से एक यूनाइटेड मुकाबला हो सकता है वो ना बने। ये उनकी पूरी तरह से कोशिश है, और जाहिर है कि आप पॉलिटिक्स के स्तर को नीचे गिराते जाएंगे, क्योंकि लगता ऐसा ही है कि जो मेन जो मुद्दे हैं उन पे आप बहस नहीं करना चाहते। पार्लियामेंट में जो है अडानी के इशू पे आज तक भी डिबेट नहीं हो पाया है। आखिरी सवाल आपसे सिद्धार्थ वदराजन कि अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर हम देखने की कोशिश करें। हमेशा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बलवान जो है वो जनता होती है, उसकी जो जितना विद्वान है हमारी भारत की जनता, अब इतना मैं कहूँगी इतना यंग भी लोकतंत्र नहीं बचा है, 75 साल हो चुके हैं। क्या हम उसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें कि वो समझेगी? या जिस सवाल से मैंने शुरुआत की थी उसी सवाल से इस कार्यक्रम का मैं अंत भी करना चाहती हूँ कि वाकई पॉलिटिकल पार्टियों को सड़क पे आना पड़ेगा, ये भूलते हुए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बल्कि अब ये देखिए जो जांच एजेंसियां हैं वो जब हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये स्तर भी आ जाएगा, ये अवस्था भी पहुँच जाएगी? देखिए, जनता पे विश्वास करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जनता को क़यादत या लीडरशिप की ज़रूरत है, और जब तक ऑपोजिशन पार्टी जो है सड़क पे नहीं उतरते और एक बहुत साफ तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते कि ये सब क्या हो रहा है। अब ईडी जो है, ईडी हर पार्टी के ख़िलाफ़ अपना केस चला रहा है, लेकिन और ईडी के जो हेड है उनको जो है कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ जो है सरकार जो है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देती रही है। तो दुरुपयोग जो है इतना स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जब तक आप ये सच्चाई जनता के सामने खड़ा नहीं कर पाते, जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का नेता है तो इनको अगर पकड़ लिया तो चलो ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो राय हैं। शुरू में तो कांग्रेस ने उसको वेलकम किया, लेकिन बाकायदा पोस्टर लगाए, जो दिल्ली कांग्रेस है उसने तो पोस्टर लगा दिया कि देखिए चोरों के साथ ये सुलूक हो रहा है। और हमने कहा वायर ने कोई लेख छापा जहाँ पे सिसोदिया के खिलाफ जो केस है, सीबीआई की जो जांच है उस पर थोड़े से सवालिया निशान खड़े किए, तो कांग्रेस के नेता ट्विटर पे बोलने लगे कि तो वायर जो है एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये आपकी मानसिकता है कि भाई आप एक यूनाइटेड हमला ऑपोजिशन पे हो रहा है, उसमें अगर आप
बिखर रहे हैं। मैं आप हूं, मैं कांग्रेस हूं, मैं ममता हूं, अगर इस पे आप एक यूनाइटेड राय नहीं बना सकते तो जाहिर है कि एक जो है अकेला आप पे भारी पड़ेगा। जी हाँ। लेकिन अगर आप जनता को ट्रस्ट करते हुए उनके सामने इन चीज़ों को रखेंगे और कैंपेन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सच्चाई की ही जीत होगी इसमें ना। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।